Assalamualaikum, 8th class, NVF, unit number 5, हिस्ट्री, पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। 8th क्लास आप लोगों को लास्ट ईयर मैंने ना पेज नंबर 81 तक पढ़ाया था और उसके बाद स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि मैंने आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज दे दी थी, तो ये आपकी रीडिंग रहती थी कुछ, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। अब हम 82 से पढ़ेंगे और हमारी चल रही थी 1965 वॉर, यानी कि 1965 की जंग। तो पेज नंबर 82 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान नेवी आल्सो प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन दिस वॉर। पाकिस्तान नेवी ने इस जंग में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। ऑन 7 सितंबर 1965 पाकिस्तान नेवी शिप्स बम्बार्डेड इंडियन टाउन एंड रेडार स्टेशन द्वारका। 7 सितंबर 1965 पाकिस्तान नेवी शिप्स ने भारत के कस्बे और रेडार स्टेशन द्वारका के ऊपर बमबारी की। पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी, ये नाम है, ठीक है, सबमरीन का गाजी, केप्ट द इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट बेटा जहाज को कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन नेवी का जो जहाज था, कैरियर बिसीज्ड, ये लफ्ज है, इसका मतलब होता है घेर लिया। इन द हार्बर, हार्बर किसे कहते हैं, जहाँ पे जहाज लंगर अंदाज होते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं और स्टे करते हैं और खड़े होते हैं, ठीक है, तो समुंदर वगैरह पे, तो इसे हार्बर कहा जाता है। थ्रू आउट द वार, पूरी जंग में, ठीक है, यानी कि जो सबमरीन गाजी थी पाकिस्तान की, उसने इंडिया के जहाज़ों को हार्बर पर रोके रखा था मुकम्मल जंग के दौरानिए में। अ मेमोरेबल बैटल ऑफ टैंक्स वाज फाउट ऑन चुंडा सियालकोट सेक्टर। एक यादगार लड़ाई टैंकों की लड़ी गई चुंडा सियालकोट के मुकाम पर। ये एक जगह है सियालकोट की बहुत मशहूर, और ये लड़ाई भी बहुत मशहूर है। सेक्टर वेयर वेलियंट पाकिस्तानी सोल्जर्स मेड दैट प्लेस अ ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स। जहां बहादुर पाकिस्तानी सिपाहियों ने कब्रिस्तान बना दिया इंडियन टैंकों का, यानी कि इस कदर वहाँ पे टैंकों का ढेर लगा दिया उन्होंने कि उसे आप कह सकते हैं कि कब्रिस्तान बन गया टैंकों का। इट इज़ द लार्जेस्ट टैंक बैटल, ये सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी सिंस वर्ल्ड वार 2, जंग अजीम दोम के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे साइड पे एक इमेज है, इस पे लिखा हुआ है ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन टैंक्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ चुंडा। ये यानी कि आपको उन्होंने पूरी एक पिक्चर भी दी हुई है ताकि आप इसे देख लें। आफ्टर 17 days of war which caused thousands of casualties, the United Nations helped conducting peace talks between the two neighbors। 17 दिन की जंग के बाद जिसमें हजारों हलाकतें हुई, The United Nations helped conducting peace talks between the two neighbors। अक़वाम मुत्तहिदा ने मदद की दोनों पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात सही करवाने की। इन जनवरी 1966, जनवरी 1966 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द ताशकंद डिक्लेरेशन। इंडिया और पाकिस्तान ने मुआहिदा ताशकंद जो है उस पर, या एलामिया इसको कहते हैं, दस्तखत किए। इन दिस पीस ट्रीटी, इस अमन के मुसव्वदे पर या इस अमन की फाइल पर या मुआहिदे पर, इससे मुराद ये है, दे एग्रीड, वो राजी हो गए, टू रिटर्न कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। अच्छा, टेरिटरीज क्या होती हैं, ये जो इलाके होते हैं ना जिन पे कब्जा कर लेती है कोई जंग के बाद ममालिक। तो उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान और इंडिया, यानी कि 1965 की जंग के बाद की बात हो रही है ना ये, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक दूसरे के कब्जा किए हुए इलाके वापस कर देंगे। रिमूव ट्रूप्स, ट्रूप्स कहते हैं फौजियों को, रिमूव करना क्या होता है, हटा देंगे, ठीक है, तो फौजें हटा देंगे। एंड रिटर्न टू द बॉर्डर्स, और सरहदें वापस कर देंगे, यानी कि वो जो हदबंदियां करके जगह कब्जा की हैं सबको ठीक कर देंगे। इस्टेब्लिश्ड इन 1949, जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंडो पाक वार ऑफ 1965 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान।
बरसगीर की 1965 की जो जंग थी यानी कि इंडो पाक के दरमियान, वो दुनिया भर के तारीख के अहम तरीन वाक़यात में से है, ठीक है, और पाकिस्तान की तारीख में भी इसकी बहुत अहमियत है। द वे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौजों ने डिफेंडेड देयर मदरलैंड, अपने मादरे वतन को डिफेंड किया यानी कि महफूज किया या बचाया, दैट इट इज़ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, यही यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है। यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को उर्दू में कहते हैं इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त। दैट काउंट्स एंड नॉट द नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और क्वालिटी ऑफ वेपन्स। इस सारी बात का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये पूरी बात को इकट्ठा करके, क्योंकि ये मैं तो ट्रांसलेशन करके आपको बता रही हूँ ना, तो आप इसको सारे को इकट्ठा इस तरह से देखेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अब बहादुरी से इस कदर हिम्मत और बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया 1965 की जंग में कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि हथियार और ताकत के बलबूते पर जंगें नहीं लड़ी जाती, बल्कि वो इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त की बेस पे लड़ी जाती हैं, ठीक है। Although the Tashkent Agreement achieved its short-term aims, conflict in South Asia reignited a few years later in the shape of 1971 Indo-Pak War. ये जो वर्ड आया है ना, ये जो रिग्नाइटेड आपको मैंने अभी बोला है, ये लफ्ज़ का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ का आग पकड़ना, ठीक है। यानी कि ये जो मुआहदा ताशकंद था, ये तो शॉर्ट टर्म मकासद के लिए था, यानी कि कुछ कम मुद्दत के लिए रहा, लेकिन जनूबी एशिया में ये तनाज़ा चंद साल के बाद 1971 की पाक भारत जंग की शक्ल में दोबारा से सामने आ गया, ठीक है। यानी कि अभी मसला हल नहीं हुआ था, इसी वजह से 1971 में दोबारा से जंग हुई। अब हम पढ़ेंगे 1971 वार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस में से है, ठीक है। रूट्स ऑफ दिस वार कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम जियोग्राफिकल, लैंग्विस्टिक एंड इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द कंट्री, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। इस जंग की जड़ें मुल्क के दो बाजू, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जियोग्राफिक को कहते हैं, लैंग्विस्टिक लिसानी यानी ज़ुबान के हवाले से, ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक होता है जी मुआशी तौर पर, ठीक है। वन ऑफ द बेसिक इश्यूज वाज लैंग्वेज। बंगाली वाज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द ईस्ट पाकिस्तान, वाइल उर्दू वाज डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। कहते हैं कि ज़ुबान का मसला इतना बड़ा मसला बन गया कि असल में बंगाली जो थे वो बंगाली ज़ुबान को पसंद करते थे, वहाँ पे बंगाली ज़ुबान बोली जाती थी, ठीक है। तो इस वजह से और पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कैसे करार दिया गया था, उर्दू को, जो अब तक भी है। तो पाकिस्तान के ये जो दोनों हिस्से, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, इनके दरमियान जो तनाज़े का बाइस वजूहात बनी थी, उनमें से एक ज़ुबान भी है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि बंगाली को अहमियत देनी चाहिए और मगरबी तरफ जो कि उर्दू को करार दिया गया था कौमी ज़ुबान, तो ये मसला भी अहम था। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, अगरचा 1956 के आइन में बोथ उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस, दोनों ही उर्दू और बंगाली कौमी ज़ुबानें करार दे दी गई थी 1956 के आइन में। ये आपको एक बात पता भी लग गई ना, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इसे नोट कर लें। मोस्टली आवर लीडरशिप फेल्ड टू अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बंगाली। लेकिन लीडरशिप से क्या मुराद है, यानी कि ज़्यादातर जो लीडर्स थे ना, वो उर्दू को अंडरस्टैंड करते थे, बंगाली अंडरस्टैंड करने में उन्हें बहुत, समझने में उन्हें बहुत मसला आया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप उर्दू को भी मज़ीद आसान करके बताएं, इसीलिए मैं आपको और मज़ीद उर्दू में भी ट्रांसलेशन करके बताती हूँ। मोर ओवर आ परसेप्शन अबाउट, परसेप्शन होता है ना, अंदाज़ा, अबाउट इकोनॉमिक disparity between the two wings of the country left the people of East Pakistan यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से मुराद ये है मुआशी फ़र्क,
मुआश मैंने आपको कहा था ना कि मुआशी और मुआश से मुराद ये है कारोबार, रुपए पैसे के मामलात। तो वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान इसलिए भी पैदा हो गया था कि मुआशी तौर पर फ़र्क आ गया था, जिसमें थोड़ा सा बंगाली लोग यानी कि ईस्ट पाकिस्तान वाले महरूमियों का मायूस हो गए थे हुकूमत की तरफ से। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेड सम एफर्ट्स टू अपलिफ्ट द इकोनॉमिक कंडीशन। अगरचा पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मुआशी मसले को हल करने की बहुत कोशिश की, इट वॉज नॉट एनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं रही। द मेन रोल बिहाइंड द ट्रेजिडी ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉज प्लेड बाय द लीडरशिप ऑफ बोथ द विंग्स। वो कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में सबसे बड़ी जो रीज़न बनी थी वो दरअसल लीडर्स के दरमियान इख्तलाफात बनी थी। ठीक है, इसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि वो एक दूसरे से मुतमईन नहीं थे। दोनों ही पाकिस्तान के हिस्सों के जो लीडर्स थे वो एक दूसरे से मुतमईन नहीं थे। ठीक है, उनके दरमियान मसले मसाइल चलते रहते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं 83 पेज पे हम। पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस, 8th क्लास हिस्ट्री, यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 83। Neither the results of 1971 elections were honored nor any flexibility was shown from either side. दोनों विंग्स से मुराद बाजू होते हैं, यानी कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों बाजुओं की क़यादत 1971 के इंतखाबात के नताइज को ना तो कोई इज्जत दी गई और ना ही किसी तरफ से कोई लचक दिखाई गई। The negative role of foreign media was another important factor which painted a gloomy picture of the situation in East Pakistan. वो कहते हैं कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने मशरकी पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बुरी तस्वीर कशी की थी अपने मीडिया पर, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत अहम फैक्टर था जिसकी वजह से नेगेटिव रोल प्ले हुआ, यानी कि मनफी किरदार अदा किया मीडिया ने भी उस वक्त के। आफ्टर 1971 इलेक्शंस, 1971 के इलेक्शन के बाद, टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू द एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स इन ईस्ट पाकिस्तान नॉन एज मुक्ति बाहिनी। 1971 के इंतखाबात के बाद मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान सियासी बहरान का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए भारत ने मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की भरपूर मदद की, यानी कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी मसले मसाइल चल रहे थे उसमें क्योंकि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान पहले फूट डलवाई गई और फिर उसके बाद मज़ीद उसको और बढ़ाया गया। ठीक है, जिसे मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुक्ति बाहिनी एक तहरीक थी। इन नवंबर 1971 में इंडियन फोर्सेस एंटर्ड ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया की फ़ौजें दाखिल हो गई मशरकी पाकिस्तान में एंड स्टार्टेड अटैकिंग पाकिस्तानी पोस्ट, और उन्होंने पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ मुक्ति बाहिनी की मदद लेते हुए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उर्दू स्पीकिंग Biharis, loyal Bengalis, and West Pakistani civilians working in East Pakistan were mercilessly killed, बेरहमी से मार दिए गए, by मुक्ति बाहिनी के नाम पे, and other Indian agents, और दूसरे इंडिया के एजेंट्स। It was during March 1971 and then after 16 December 1971 which continued till 1972। 1971 में भारतीय फ़ौज मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हुई। पाकिस्तानी चौकियों, पोस्ट से मुराद चौकियाँ होती हैं, पाकिस्तान की चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। मुक्ति बाहिनी की मदद से मशरकी पाकिस्तान में काम करने वाले हज़ारों उर्दू बोलने वाले बिहारियों, वफादार बंगालियों और मगरबी पाकिस्तानी शहरियों को मुक्ति बाहिनी और दीगर भारतीय एजेंटों ने बेदर्दी से कत्ल किया। It was during March 1971 and then after 16th December 1971
71 which continued till 1972। ये कत्लो गारत मार्च 1971 और फिर 16 दिसंबर 1971 तक जारी रहा। This was an open and hegemonic Indian aggression against the sovereignty of Pakistan। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ खुली और ज़बरदस्त भारतीय जारहियत थी। In order to restore law and order in the country, Pakistani civil administration and armed forces made all possible efforts। मुल्क में अमन अमान की बहाली के लिए पाकिस्तान सिविल इंतज़ामिया और मुसल्लह अफवाज ने हर मुमकिन कोशिश की। एग्जैगरेटेड एलिगेशंस जो इसमें ऑफ मैस किलिंग्स है ना, इसका मतलब ये है कि अफसोसनाक बड़े पैमाने पर कत्लो गारत एंड डिसऑनरिंग ऑफ वुमेन और ख़वातीन की बेहुरमती वर लेवल्ड अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस, जो कि एक झूठा इल्ज़ाम के तौर पे पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था। विच वर कंसिडर्ड, जिनको समझा गया फॉल्स बाय सम इंटरनेशनल स्कॉलर्स, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत बुरा महसूस किया गया, यानी कि बैड इम्प्रेशन दिया गया पाकिस्तानी अफवाज का, जिसकी वजह से लोग बददिल हो गए। ऑन 3 दिसंबर 1971 war opened on western front as well with several Indian attempts to cross the international border। 3 दिसंबर 1971 को दो बातें ये कह रहे हैं। ये कहते हैं कि ये एक तरफ तो मगरबी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फसादात बरपा थे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो बैनुल अक़वामी सरहदें थी ना, उसे क्रॉस करके इंडियंस ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ठीक है। पाकिस्तानी फोर्सेस फाउट हेरोकली, ठीक है, पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी एंड इंडियन फोर्सेस वर डिफीटेड ऑन मैनी फ्रंट्स, और उन्होंने बहुत से महाजों पर इंडियन फौजों को शिकस्त दी। मीनवाइल, इसी दौरान या इसी असना में पीस एफर्ट्स वर इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस विच कुडंट बी मटेरियलाइज्ड। मटेरियलाइज्ड से मुराद ये भी होता है वो बातें जिन पर अमल नहीं किया जाता। ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन अदर मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमन की कोशिशें शुरू हो गईं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के दीगर अरकान, यानी जो दूसरे अरकान सलामती कौंसिल के थे ना अक़वाम मुत्तहिदा की, वो उनके दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका, यानी कि वो राज़ी नहीं थे इस पर। Despite enemy superiority in numbers and ammunition, Major Akram and his soldiers repulsed every attack for 2 weeks, inflicting heavy casualties on the enemy। यानी ये जो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद थे, ये फ़िज़ाई तरफ से बहुत ज़्यादा हमलों का शिकार हो गए थे। इनकी पूरी टीम यानी कि इसकी जद में आ गई थी, और इन्होंने बहुत बहादुरी से इस सारे 2 हफ्ते तक इस सारे मामले को रोके रखा, दुश्मन से डट कर मुकाबला किया और दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। हैवी कैजुअलिटी से मुराद ये है कि भारी जानी नुकसान। मेजर अकरम गॉट मार्टियार्ड होता है, शहीद हो गए। मेजर अकरम शहीद हो गए ड्यूरिंग दिस बैटल, इस लड़ाई के दौरान, एंड वाज क्राउंड, नवाजा गया विद द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड है इन पाकिस्तान में, यानी कौन सा बेटा, ये निशान हैदर है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में कि सबसे बड़ा पाकिस्तानी मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, निशान हैदर। ऑन 9 दिसंबर पाकिस्तानी सबमरीन हंगूर अंडर द कमांड ऑफ कमांडर अहमद तस्नीम इंटरसेप्टेड इंडियन नेवी शिप्स खोकरी एंड किरपान। ये दोनों नाम हैं नेवी शिप्स के, ठीक है, जो इंडिया की नेवी शिप्स थी। कहते हैं कि 9 दिसंबर को पाकिस्तानी सबमरीन हंगूर ने, जो ये सबमरीन का नाम था, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ कमांडर अहमद तस्नीम, कमांडर अहमद तस्नीम की ज़ेरे क़यादत, ठीक है, इंडिया के खोकरी और किरपान जहाज़ों को रोके रखा। कमांडर अहमद तस्नीम
rendered heroic services during 1965 war as second in demand of Pakistan Navy submarine Ghazi। 9 दिसंबर को पाकिस्तानी आबदोज हंगूर ने कमांडर अहमद तस्नीम की भारतीय बहरिया के जहाज़ों को खोखरी और किरपान को रोका। कमांडर अहमद तस्नीम ने 1965 की जंग में पाक बहरिया की सब मैरीन गाजी की दूसरी कमांड के तौर पर बहादुरी की खिदमत सरअंजाम दी। यहाँ पे हमारा पेज नंबर 83 ख़त्म हो गया। पेज नंबर 84 है और यूनिट नंबर 5 का ये लास्ट पेज है। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको तभी दे दी थी जब ये मैंने यूनिट ख़त्म करवाए थे, तो ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया ना इसकी रहती थी। तो अब हम आगे हैं पेज नंबर 84 पे। इन दिस स्पेक्टेकुलर एक्शन which took place about 30 miles south of the Indian Kathiawar coast, the submarine delivered successful attacks on both the ships, as a result of which Indian Navy ships Khokhri sank within 2 minutes of receiving a torpedo। हिंदुस्तानी काठियावाड़ साहिल से तकरीबन 30 मील जनूब में होने वाली शानदार कार्रवाई में आबदोज ने दोनों बहरी जहाज़ों पर कामयाब हमले किए। यानी कि पाकिस्तानी आबदोज ने इंडियन बहरी जहाज़ों पर कामयाब हमले किए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी बहरिया का जहाज़, ये खखरी भी लिख रहे हैं इसको, जो भी आप इसकी प्रोनाउंसिएशन कर लें, ठीक है, टारपीडो मिलने के 2 मिनट के अंदर अंदर डूब गया। एक और टारपीडो किरपान से टकराया। दिस केम एज अ शटरिंग ब्लो टू द इंडियन नेवी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वार II। ये पहली दफ़ा था दूसरी जंग अजीम के बाद इन विच अ सब मैरीन, जिसमें के एक आबदोज ने हैड संक एनी एनिमीज वारशिप इन अ नेवल एंगेजमेंट, जिसमें के किसी भी दुश्मन के जहाज़ को इतने मतलब कि उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया, ठीक है, डुबो दिया। वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम इज डिस्टिंक्टली decorated with सितारे जुर्रत conferred upon him twice for his actions of valor in 1965 and 1971 wars। इसमें एक आसान सी बात ये बता रहे हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ था दूसरी जंग अजीम के बाद कि दुश्मन के किसी जंगी जहाज़ को इस तरह से बुरे तरीके से डुबो दिया गया हो। तो वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम को 1965 और 71 की जंगों में इनकी बहादुरी के कारनामों पर 2 मरतबा सितारे जुर्रत से नवाजा गया, ठीक है, सितारे जुर्रत भी एजाज़ है। पाकिस्तानी फोर्सेस फाउट गैलेंटली होता है बहुत बहादुरी के साथ, एंड ऑफर्ड सुप्रीम सेक्रीफाइसेस, और अजीम कुर्बानियाँ पेश की फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया और उन्होंने अपनी जानों तक का नजराना देने से गुरेज ना किया। इसका ये लफ्ज़ी तर्जमा बनता है, ठीक है। हाउ एवर फेस्ड विद हैवी ऑड्स एंड सराउंडेड बाय इंडियन फोर्सेज एंड मुक्ति बाहनी on these sides and Bay of Bengal on one side, Pakistani armed forces had no option but to lay down arms on 16 December 1971 to stop further bloodshed, खूनी जंग को कहते हैं, ठीक है, of civil population of East Pakistan। ताहम शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए तीन तरफ से भारतीय फौज और मुक्ति बाहनी और फिर यानी कि तमाम जो साजिशें हुई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1971 में, ये उनके बारे में बता रहे हैं। और फिर एक तरफ खलीज बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल को खलीज बंगाल कहते हैं, कि कमांडर अहमद के पास फिर सिविल आबादी, यानी सिविल आबादी कहते हैं कि आम शहरी आबादी मशरक़ी पाकिस्तान की, जो कि तबाह हो रही थी दोनों तरफ की इस जंग के नतीजे में, जिनके मतलब बहुत सारे लोग कत्ल हो रहे थे। मज़ीद खून रेजी, ब्लड शेड खून रेजी को कहते हैं, रोकने के लिए 16 दिसंबर 1971 को हथियार डालने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था, ठीक है। मशरिकी पाकिस्तान, दिस गेव बर्थ टू अ न्यू स्टेट बांग्लादेश। पाकिस्तानी फोर्सेस नंबरिंग अबाउट 35,000 to 40,000 along with civil officials and their families totaling about 93,000 became prisoners of war। कहते हैं कि इसके नतीजे में एक तरफ तो बांग्लादेश बन गया और दूसरी तरफ ये हुआ कि 35,000 से 40,000 तकरीबन
सिविल हुकाम और इनके ख़ानदानों के साथ मजमूई तौर पर 93,000 जंगी कैदी बन गए, ठीक है, यानी पाकिस्तानी अफवाज। इन्हें वतन वापस भेज दिया गया। दे वर प्रिजनर्स ऑफ वार, जंगी कैदियों को कहते हैं। दे वर रीपैट्रिएटेड टू पाकिस्तान इन 1974 अंडर दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1973। ये पाकिस्तान को वापस भिजवा दिए गए 1974 में, दिल्ली एग्रीमेंट 1973 के तहत। द मेन लेसन ऑफ 1971 ट्रेजिडी is that we should learn to accept and appreciate the diversity within the country। 1971 की जंग से हम ये या 1971 के बाद हमें जो इस ट्रेजिडी कहते हैं, मुश्किल हालात, या मुश्किल हालात देखने के बाद हमें ये सबक मिलता है कि वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी विद इन द कंट्री, ठीक है। डाइवर्सिटी कहते हैं तनव्वो को, फ़र्क को, ठीक है, जो ममालिक के दरमियान आ जाता है। पीपल शुड बी गिवन देयर राइट्स, लोगों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, एज आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। सच ट्रेजिक इवेंट्स आल्सो रिमाइंड अस टू कीप द स्पिरिट ऑफ नेशनहुड अबव एंड बियॉन्ड पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन्स। ये जो सारा लास्ट पैराग्राफ है, इसका मतलब ये है कि जंग के बाद हमें सबक ये मिलता है कि हम लोग एक कौम के तौर पर अपने दिल में जज्बा रखें, ना कि सियासी तौर पर और किसी भी ज़ाती लड़ाई झगड़े के तौर पर एक दूसरे से नफ़रत ना करें, बल्कि एक कौम की हैसियत से ना हमारे अंदर कौमी जज्बा मौजूद होना चाहिए और एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कौम के अंदर। तो यहाँ पे आप